नमस्कार मित्रों, मलयालम के प्रसिद्ध रचनाकार तकली शिवशंकर पिल्लई द्वारा रचित चेम्मीन उपन्यास का हिंदी अनुवाद मछुआरे का वीडियोस मैं आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले के वीडियोस में मैंने 16 अध्यायों तक मैंने वीडियो प्रस्तुत कर दिया है। इस वीडियो में 17वां तथा 18वां अध्याय लेकर मैं आपके बीच आई हूँ। मछुआरे एक बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यास है, साहित्य अकादमी द्वारा यह प्रकाशित है। भारतीय विद्यार्थी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। एक पत्नी जब मर जाती है तब उसकी आत्मा पति के शयनागार में रात के समय मंडराती है। मृत्यु के बाद पत्नी की आत्मा की यही स्थिति है। किसी दूसरे से शादी कर लेना, यह बात चक्की ने कैसे कह दी? शायद परिस्थिति को देखकर उसे यही सलाह ठीक जची होगी, नहीं तो चेम्पन के सुख के लिए जरूरी समझकर ऐसा कहा होगा। चक्की के मरने के बाद चेम्पन पागल की तरह पूछता रहा, मैं क्या करूं चक्की, तू मुझे छोड़कर चली गई। सबने कहा कि चक्की के मरने से चेम्पन का दाहिना हाथ ही मानो कट गया है। बात भी ठीक थी। उसकी सारी समृद्धि का कारण चक्की थी। उसकी तरह होशियार कोई दूसरी स्त्री वहां नहीं थी। अब चेम्पन क्या कर सकता था? क्या पंचमी जैसी छोटी बच्ची से घर संभलवाता? करतम्मा तो आती नहीं, चेम्पन उसको बुलाता भी नहीं। उसका नियम था धुएं वाली लकड़ी को बाहर ही फेंक देना चाहिए। चक्की के अंतिम शब्द उसके कान में गूंजते रहे कि किसी दूसरे से शादी कर लेना। उसने अच्छन से राय ली। अच्छन ने कहा, एक को लाए बिना काम नहीं चलेगा। बच्ची की देखभाल के लिए भी एक माँ की जरूरत है ना। लेकिन कोई भी आए वह मेरी चक्की की बराबरी तो नहीं कर सकती ना, उसके जैसी कोई दूसरी होगी ही नहीं। पंचमी को नल्लम्मा के यहाँ छोड़कर चेम्पन और अच्छन खोज में निकले। अच्छन ने इस संबंध में चेम्पन को सलाह दी कि उसकी स्थिति के अनुसार ही अच्छी स्थिति की अनुकूल पत्नी ढूंढनी चाहिए। चेम्पन को सलाह ठीक लगी। इतना ही नहीं, अब तो वह पहले की तरह काम भी नहीं कर सकता था। उसका तन और मन दोनों कमजोर हो गए। अब उसे आराम की जरूरत थी। जीवन में सुख भोगने की इच्छा ने भी अब सिर उठाया। इस बात से उसे बहुत दुख हुआ कि चक्की, जिसने अपने जीवन में काफी कष्ट उठाया था, कुछ सुख नहीं भोग सकी। चेम्पन और अच्छन को खबर लगी कि पल्लीकुन्नम जाल वाला मर गया है और उसकी पत्नी पापी अब आर्थिक कष्ट में है। चेम्पन ने पापी को लाने की बात बिना कुछ सोचे विचारे ही मान ली। सुख भोगने की अभिलाषा वास्तव में पापी के घर से ही अंकुरित हुई थी ना। पापी को भी बात मंजूर हो गई। घटवार आदि को खबर देने की कोई जरूरत नहीं है, यही पापी की भी राय थी। चेम्पन पापी को बुलाकर घर लाया। पापी के साथ उसका एक बड़ा बेटा भी था। पापी पति के मरने के बाद आर्थिक कष्ट में पड़ गई थी, तो भी वह अब भी एक सुंदरी थी। उसके चेहरे पर कुलीनता का भाव था। लेकिन पंचमी को घर में आई हुई नई स्त्री पसंद नहीं आई। वह दौड़कर नल्लम्मा के पास गई और उससे कुछ कहा। नल्लम्मा ने उसे समझाया, बेटी तू कुछ मत कह, कहने में क्या है, बाप को गुस्सा आएगा। यह सुनकर पंचमी कारण जाने बिना ही रो पड़ी। चेम्पन को पहले पहल उस घर में खामियां मालूम हुई। उसे लगा कि उसका घर देखने में अच्छा नहीं लगता। पापी को उसी में ले आना पड़ा। उसने एक अजीब तरह की हंसी के साथ कहा, यह घर तो नाव और जाल होने के पहले ही बनाया गया था। मेरी चक्की का भी इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रहता था, इसलिए बाद को भी मकान ठीक से नहीं बनाया जा सका। पापी के बड़े मकान में चेम्पन गया हुआ था। अब वह मकान दूसरों के हाथ लग गया, फिर भी उसका जीवन तो उसी में बीता था। चेम्पन ने यह तय किया कि थोड़ी जमीन लेकर नया घर बनवाया जाए। उसने अपना विचार नई पत्नी को भी सुनाया। चेम्पन यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसकी स्नेहमयी चक्की को, जिसने उसे दूसरी शादी करने का आदेश दिया था, यह नई आई हुई पसंद है या नहीं। चेम्पन ने चारों ओर देखा। उसे लगा कि उसकी चक्की जरूर उस वातावरण में है। चेम्पन ने पंचमी को बुलाया, जो उत्तर के घर में नल्लम्मा के पास खड़ी खड़ी रो रही थी। सौतेली माँ से उसका परिचय कराना था ना। नल्लम्मा ने पंचमी से कहा, जा बेटी। पंचमी ने रोते रोते कहा, मैं नहीं जाऊंगी।
मौसी भी साथ चलती है बेटी, चल। नल्लम्मा ने आंचल के छोर से पंचमी का मुंह पोंछते हुए उसे रोने से मना किया। पंचमी का हाथ पकड़े हुए उसे लेकर वह चेम्पन के घर गई। पापी ने बच्ची को ध्यान से देखकर पूछा, रोती क्यों है री? चेम्पन ने कहा, बच्ची ही है ना, माँ को याद करके रोती होगी। बेटी को गले लगाते हुए चेम्पन ने कहा, रो नहीं बिटिया, यह छोटी माँ बड़ी अच्छी है। बच्ची को शांत करने के लिए चेम्पन बहुत कुछ कह सकता था, जैसे उसकी माँ के कहे अनुसार ही वह छोटी माँ को लाया है। छोटी माँ खासकर उसकी देखभाल के लिए आई है, इन्हें माँ की तरह ही मानना, आदि आदि। पापी का बेटा गंगादत्त उस घर में एक अनावश्यक कड़ी जैसे लगता था। सौतेले बाप से या पंचमी से उसकी नहीं पड़ती थी। गंगादत्त बड़ा हो गया था, पापी के लिए भी वह एक भार स्वरूप था। ऐसा लगता था कि पंचमी के मन में यह सवाल उठता था कि यह लड़का उधर क्यों आया है। उसी तरह ऐसा मालूम पड़ता था कि लड़के को खुद भी लगता था कि वह वहाँ क्यों आया है। शायद उसको यह भी लगता होगा कि उसकी माँ को दूसरे की शरण में नहीं आना चाहिए था। वह सिर्फ अपने भरण पोषण का ही सवाल हल करने नहीं, वरन अपने लड़के को परेशान करने के लिए भी जानबूझकर आई है। चेम्पन नाव खरीदने के लिए जब पल्लीकुन्नम गया था, तब वहाँ जो भोजन किया था उसका स्वाद वह अब भी नहीं भूला था। वह भोजन उसकी सुख कल्पना की एक मुख्य कड़ी थी। अब वह 3 बार वैसा ही भोजन कर सकता था। लेकिन वहाँ की तरह यहाँ इतनी अच्छी तरकारी नहीं होती। भोजन में पल्लीकुन्नम घर के भोजन की सफाई और व्यवस्था भी नहीं थी। चक्की ने जो पलंग खरीदा था उस पर वह नहीं सोई। चेम्पन न तो उसे मोटी बना सका न गोरी बना सका। इसके पहले ही चक्की हमेशा के लिए विदा हो गई। चेम्पन तो तोशक भी सिलवा लिया था, वैसा ही तोशक जैसा उसने पल्लीकुन्नम में देखा था। लेकिन पापी यहाँ आने पर दुबलाती नजर आई। चेम्पन को संदेह हुआ कि शायद इस तट की हवा ही ऐसी है कि गोरे आदमी का रंग भी बिगड़ जाता है। पापी का पहले का तेज भी चेम्पन को घटता मालूम हुआ। पल्लीकुन्नम से लौटने के बाद चेम्पन के मन में सुख भोग की जो कल्पना थी उसको सार्थक करने का जब समय आया, तब उसे मालूम हुआ कि पति पत्नी की भुजाओं में न ताकत है न प्रेम चुंबनों में कोई गर्मी है। चेम्पन के मुंह से निकला, ओ मेरी चक्की। पापी भी नई स्थिति में घुल मिल ना सकी। दोनों मिलकर एक नहीं हो सके। दोनों के बीच 2 और आत्माएं थी। उस घर में हंसने बोलने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन वह बेजान सी हंसी होती थी और जबरदस्ती अपनाया गया रंग ढंग होता था। उस नए जीवन में भी एक शोभा थी, लेकिन साथ साथ चेम्पन को एक बेचैनी भी मालूम होती थी। एक अज्ञात अकथनीय उत्कंठा उसे बेचैन बना देती थी। वह काम के बिना नहीं रह सकता था। बिना काम किए वह कभी नहीं रहा था। कंडन कोरन मलमल की लुंगी पहनकर किनारे वाली महीन चादर कंधे पर लटकाए नाव किनारे पर लगते समय समुद्र तट पर जाया करता था और माल की बिक्री करता था। लेकिन चेम्पन चक्की के साथ आगे बढ़ने की जो उसकी तीव्र इच्छा थी वह भी बुझ गई। अब कंडन कोरन जैसा बनने की कोशिश कहाँ तक सफल हो सकती थी। आर्थिक कष्ट ना होने पर भी चेम्पन अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन खून की कमी से रंग जरा सफेद हो गया था। एक दिन चेम्पन ने पापी से कहा, आजकल हिस्सा बहुत कम मिलने लगा है। पापी को इसके बारे में कुछ नहीं कहना था। शायद उसको पहले भी ऐसी बातों के बारे में कुछ कहने की आदत नहीं थी। चेम्पन ने आगे कहा, मेरा हिस्सा पहले इस तरह नहीं होता था। पहले नाव का, जाल का और ऊपर से पतवार चलाने का यह सब हिस्सा आता था। उस पर मेरी नाव का बटोर भी दूसरों से दुगना हुआ करता था। बिल्कुल सच्ची बातें कहते समय भी चेम्पन के चेहरे पर जरा संकोच का भाव था। उसने आगे कहा, अपना हिस्सा लाकर जब मैं चक्की के हाथ में देता था तब वह किस तरह बढ़ जाता था, इसका क्या कहना। उसने बताया कि चक्की ने कितना परिश्रम करके कमाया था, कैसे वह बेचने जाया करती थी, कैसे कंबा जाल खींचने जाती थी, आदि आदि। बातें करते करते चेम्पन ने पापी की ओर देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर उसने झट से कहा, तुमको वह सब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। चक्की ने बचपन से ही काम करना सीखा था, लेकिन तुम्हारी बात ऐसी नहीं है। फिर भी पापी को ऐसा ना कर सकने की बात से तकलीफ है, ऐसा चेम्पन को लगा। उस घर में जो कुछ भी है, सोने का पलंग तक चक्की के प्रयत्न का फल है। दूसरी ओर गंगादत्त माँ को तंग करता रहता था। माँ ने आशा दिलाई थी कि वह उसके लिए कुछ इंतजाम कर देगी, लेकिन अब तक वह कुछ नहीं कर सकी थी। लड़के ने जिद पकड़ी कि वह उसे जल्दी ही विदा कर दे।
उसने कहा, उस लड़की से मुझे डर लगता है, वह कुछ कह देगी, उसके पहले ही मुझे चला जाना चाहिए। कुछ रुपयों का इंतजाम करके गंगादत्त को कैसे विदा करें? घर में पैसा तो था नहीं, यह पापी जानती थी। मांगना बुरा लगता था। पंचमी ने एक दूसरी चाल चली। वह हमेशा बाप के साथ रहने लगी, जिससे पापी को बाप के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका ना मिले। पापी ने भी पंचमी को हटाने की कोशिश नहीं की। पापी पहले अच्छी स्थिति में थी, जब सब नष्ट हो गया तब जीने का उसने यही उपाय अपनाया। इस तरह वह चंपन के यहाँ आई। उसने जीवन में सुख की कमी होने से या पति के साथ रहने की उत्कट आकांक्षा से प्रेरित होकर शादी करना स्वीकार नहीं किया था। गुजारे के लायक संपत्ति बच गई होती तो वह ऐसा काम कभी नहीं करती। अब वह सिर्फ एक पत्नी है, तो भी उसके हृदय में उसका भरण पोषण करने वाले के प्रति भक्ति है। वह अपना हक साबित करने की कोशिश नहीं करती। वह हुक्म नहीं चलाती, खुद हुक्म का पालन करती थी। चक्की ने कमाया था, वैसा करके वह पति की मदद नहीं कर सकती थी। इसका शायद उसे दुख भी होता होगा। चंपन वैसा करने के लिए उसे नहीं कहता, फिर भी उसके मन में ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक था ना। क्या चक्की ने एक ऐसी ही पत्नी को लाने की सलाह दी थी? नहीं, उसने अपनी ही जैसी को लाने के लिए नहीं कहा होगा, जो उसके बनाए हुए घर को और समृद्ध बनाने वाली और पति की अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा करने वाली होती। पंचमी बड़ी नटखट हो गई। वह छोटी माँ को कुछ समझती ही नहीं थी। गंगादत्त को वह मुंह बनाकर चिढ़ाती थी। उसे लगता था कि वह दोनों अनावश्यक ही वहां आ टपके हैं। एक दिन पापी चल रही थी तो पंचमी पीछे से उसके चलने की नकल कर रही थी। पापी एकाएक मुड़ी और पंचमी को नकल करते देख लिया। नल्लम्मा अपने यहाँ से यह तमाशा देखकर हंस रही थी। पापी रो पड़ी। चंपन जब घर लौटा तब पापी ने कहा, इस लड़की को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। चंपन ने पूछा, क्या बात है? पापी ने शिकायत ना करके कहा, इसे दूसरी जगह जाकर रहना है। प्यार मन में रखना काफी है, यह बड़ी बदमाश होती जा रही है। चंपन ने फिर पूछा कि बात क्या है? पापी को डर था कि चंपन को अपनी बेटी की शिकायत अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए डरते डरते ही पापी ने कहा था। चंपन को भी माँ के न रहने से पंचमी का बहुत ख्याल रहता था। बहुत संयम के साथ पापी ने कहा, मुझे यह कुछ समझती ही नहीं। पड़ोस वाली स्त्रियां सब इसे चढ़ा देती हैं। चंपन ने पंचमी को बुलाया। वह नल्लम्मा के यहाँ थी। पुकार सुनकर वह डर गई। 5-6 बार पुकारने के बाद वह आई। पापी ने उसे मारने को नहीं कहा, फिर भी गुस्से में चंपन ने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। पंचमी के प्रति नहीं, पड़ोसियों के प्रति जो गुस्सा था वह इस रूप में प्रकट हुआ। पंचमी अपनी माँ को पुकार पुकार कर रोने लगी। पड़ोसियों का दिल क्षुब्ध हो गया। नल्लम्मा दौड़ी आई और उसे पकड़ लिया। उसने पापी से पूछा, यह क्या है रे? इस मात्रहीन बच्ची को मरवा देना चाहती है? पापी ने जवाब दिया, वह बिगड़ न जाए, इसी विचार से ना। उस जवाब में उसके मन में पड़ोसियों से जो गुस्सा था सो भी मिला हुआ था। नल्लम्मा ने पूछा, वह कैसे बिगड़ रही है? चंपन की ओर देखकर नल्लम्मा ने कहा, औरत को देखकर बच्ची को नहीं मार डालना है, समझे? पापी ने नल्लम्मा से पूछा, तुझे इससे क्या मतलब है? नल्लम्मा ने कहा, तू जिस धन से खाती पीती है उसे बनाने वाली वह चक्की मरते समय इस बच्ची को मेरे ही हाथों सौंप गई है। पापी सीधी होने पर मल्लाहीन तो थी ही, उसका मल्लाहीनपन जाग उठा। उसने कहा, तू चुप हो जा, मैं पापी हूँ, पल्ली कुन्नम कंडन कोरंग के साथ रह चुकी हूँ। नल्लम्मा की तरफ से मुंहतोड़ जवाब आया, अब तो चंपन की ही मल्लाहीन है ना, खाती है चक्की की कमाई हुई संपत्ति से, खुद ही चुप हो जा। चंपन निस्सहाय अवस्था में खड़ा रहा। पापी भी अपने को गुस्से में भूल गई। उसने कहा, तेरा इससे क्या नाता है? चंपन तेरा कौन है? नल्लम्मा भी गुस्से में काम गई। उसने कहा, जा जा, मेरा भी अधिकार है। जान को हथेली पर रखकर समुद्र में जाकर मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश करने वाले मेरे पति का यह बचपन के साथी हैं। मैं अपने पति को प्यार करती हूँ, इसलिए चंपन की बातों के बारे में भी बोलने का मेरा अधिकार है। चक्की के आने पर उससे मेरा बहुत स्नेह हो गया था। कभी कभी आपस में हम झगड़ भी लेती थी, फिर भी हम एक दूसरे को बहुत चाहती थी। मरते समय उसने अपनी बच्ची को मेरे हाथ में सौंप दिया था। यही मेरा अधिकार है। पंचमी मेरे पेट से पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, अब मेरा अधिकार समझी तू? नल्लम्मा ने घूमकर चंपन से कहा, चंपन भैया, तुम इसको छोड़ दो, मैं इसे पालूंगी। आगे उसने तुरंत कहा,
नहीं तो तुम्हें यह सब भोगना ही चाहिए। चक्की इतनी भली थी, तुमने उसे कष्ट देकर मार डाला। तुम बड़े लालची हो, बड़ी लड़की को तुमने छोड़ ही दिया है। अब यह बच्ची बची हुई है। आखिर नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नल्लम्मा का गुस्सा खत्म ही नहीं होता था। वह फिर पापी की ओर मुड़ी और कहा, यहाँ पर मल्लाह मर जाता है तो हम लोग दूसरे मर्द के साथ नहीं जाती, समझी? यही यहाँ का नियम है। नल्लम्मा की वाग्धारा के सामने पापी का वश नहीं चला। चेम्पन भी कुछ नहीं कह सका। थोड़ी बरस जाने के बाद नल्लम्मा का गुस्सा ठंडा हो गया। फिर भी वह पंचमी को उन लोगों पर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पंचमी से पूछा, तू आ रही है रे? चंपन स्तब्ध रह गया। नल्लम्मा उसकी बेटी को बुला रही थी। पंचमी चली गई। पापी को इस तरह का अपमान जिंदगी में कभी भी नहीं सहना पड़ा था। उसने क्या क्या सुना, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। दुख और गुस्से से उसने पूछा, मान मर्यादा के साथ रहने वाली थी मैं, यह सब सुनने के लिए मुझे यहाँ ले आए हो? चंपन निसहाय भाव से मौन था। पापी ने आगे कहा, कोई मल्लाहिन मेरे सामने मुंह नहीं खोलती थी। मैं पुन्नानी घाट के घटवार के परिवार की हूँ। उसे शांत करने के लिए चंपन ने कहा, यहाँ वाली सब ऐसी ही हैं। तुम कुछ बोले क्यों नहीं? मैं क्या बोलता? एक अच्छे मर्द के साथ रहने के बाद यह सब मेरे भाग्य का ही दोष है। नल्लम्मा ने जो कुछ भी सुनाया था उसका जवाब अब चंपन को देना पड़ा। पापी का गुस्सा पंचमी की ओर गया। दुलारी बेटी उसके बुलाने पर कैसे चली गई? चंपन ने कहा, दोनों बच्चों को इन्हीं लोगों ने पाला है। उमड़ते हुए गुस्से से भरी पापी ने एक शाप दिया, अच्छा यह भी बड़ी की तरह ही भ्रष्टा होकर रहेगी। चंपन चौंक पड़ा। कितना कठोर श्राप था वह। बड़ी लड़की उसके लिए मर चुकी थी, अब सिर्फ पंचमी बची थी, वह भी नष्ट हो जाएगी, यही कहती है। पापी आगे बोली, बिना बोले वह रह नहीं सकती थी। यह भी अपनी दीदी जैसी ही है। यह भी किसी मुसलमान छोकरे के साथ लग जाएगी और यहाँ घूमती फिरेगी। चंपन के मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। उसे ऐसा लगा कुछ पूछने कहने के लिए बाकी नहीं रहा। तुम मुसलमान के साथ जोड़ा है? वह कहानी अब स्पष्ट मालूम पड़ने लगी। परी का पैसा लौटा देने की व्यग्रता, सब अब उसे साफ मालूम होने लगा। वह चक्की ने भी क्या उसकी मदद की होगी? अब इतना ही उसे जानना था। चंपन पर एक पागलपन सवार हो गया। वह दौड़कर नल्लम्मा के घर गया। पंचमी को उसकी गोद से खींचकर एक छड़ी लेकर उसने खूब पीटा। वह पंचमी से पूछता जाता था कि क्या वह मुसलमान के साथ जाएगी। नल्लम्मा मुँह बाये खड़ी रह गई। पंचमी माँ माँ कहकर चिल्ला रही थी। मारते समय चंपन कहता गया, कह कि मुसलमान के साथ नहीं करेगी। मार खाते खाते व्याकुल पंचमी ने कहा, मुसलमान का साथ नहीं करूंगी बप्पा। बेचारी पंचमी, क्या वह जानती थी? हो सकता है कि जानती भी हो। उसने भी कुछ देखा था ना। चंपन उसे घर की ओर खींच लाया। उस दिन उसे चक्की के शव संस्कार की जगह को खोदते देखा गया। किस लिए खोदता था मालूम नहीं। शायद उससे कुछ पूछकर तसल्ली पाना चाहता था। मछुआरे उपन्यास का 18वां अध्याय। कुछ दिन बाद चंपन का पागलपन उतर गया, लेकिन उसकी बुद्धि मंद हो गई। वह बिल्कुल मौन रहने लगा। उसका तौर तरीका देखकर लगता था कि वह बिल्कुल टूट गया है। उसका धन खत्म हो गया। उसके पास अब पैसा नहीं था। उस समय तक की कमाई का सब पैसा लुप्त हो गया। ऐसी हालत में बुद्धि भी नष्ट हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसा नहीं होता तो जीवन और भी कष्टपूर्ण हो जाता। चंपन की दोनों नावों में मरम्मत की जरूरत थी। बिना मरम्मत के वे काम में नहीं लाई जा सकती थी। जाल भी समय पर मरम्मत न होने से बेकार हो गए थे। एक आयला जाल में एक बड़े जल जंतु के फंस जाने से वह फट गया था। सबको ठीक कराने के लिए कुल मिलाकर एक बड़ी रकम की जरूरत थी। घर में खर्च ज्यादा था लेकिन आमदनी नहीं थी, क्योंकि चंपन समुद्र में नहीं जाता था। पापी ही घर का काम संभालती थी। उसने चंपन से नाव और जाल की मरम्मत की बात कही। रुपए कर्ज लिए बिना काम नहीं चल सकता था। चंपन ने कर्ज लेने की बात मान ली। किससे कर्ज लेता? औसफ ही एक ऐसा आदमी था जिससे कर्ज ले सकता था। माँ के समय से ऊपा बटोर कर पंचमी ने जो कमाया था उसमें से 20 रुपये उसके पास थे। उसने उन रुपयों को चंपन के हाथ में दे दिया। चंपन उन रुपयों को लेते समय रो पड़ा। पंचमी ने कहा, रोज यदि ऊपा बटोर पाती तो इससे ज्यादा हुआ होता। बप्पा,
नहीं तो माँ रहती तब भी काम हो जाता। चंपन ने कुछ नहीं कहा। उसके हृदय में अब किसी महत्वाकांक्षा के लिए स्थान नहीं था। गंगादत्त ने विदा किए जाने के लिए अब अपनी माँ को खूब तंग करना शुरू कर दिया। पापी अभी तक अपनी यह जरूरत चंपन के सामने नहीं रख सकी थी। वह अपने गुजारे के लिए या गंगादत्त के कारण बहुत कुछ चुपचाप सहती हुई समय बिता रही थी। पंचमी का भाव उसके प्रति बदला नहीं। पापी को यह भी लगता था कि उसके लड़के को वहां रहकर खाते रहने का कोई हक नहीं है। ऊपर से चंपन की उदासीनता। उसने सोचा नहीं होगा कि बातें ऐसे ही हो जाएंगी। चंपन इस तरह कष्ट में पड़ जाएगा, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। उसके कष्ट को बढ़ाने का काम वह नहीं करेगी। वह उसकी रक्षा करने वाला व्यक्ति है। शायद पापी को ऐसा लगता होगा कि चक्की की तरह 4 पैसे कमाने वाली होती तो हालत इतनी नहीं बिगड़ती। इससे उसे दुख भी होता होगा। यदि वह माल बेचने के लिए चक्की की तरह जा सकती, यदि उसे जाल खींचना आता, तो स्थिति संभालने में कुछ सफलता होती। हो सकता है कि कोई धंधा शुरू करने का विचार उसके मन में भी कभी कभी उठता भी हो। पापी ने एक पति की सेवा की थी। वह काम उसे मालूम था। उसने चंपन को भी प्यार किया। बिना प्यार किए वह रह नहीं सकती थी। सिर्फ इतना ही फर्क था कि पापी के हृदय में पहले कंडन कोरन के लिए स्थान था। इस बात में जैसे चंपन को चक्की की याद आती थी, मुमकिन है पापी को कंडन कोरन की याद आती हो और मन ही मन वह उससे क्षमा भी मांगती हो। पापी वास्तव में बेचैन थी। उसे स्थिति की और भी उलझने की संभावना थी। उसे शायद यह भी लगता होगा कि सारी गड़बड़ उसी के कारण हुई है। चक्की के साथ चंपन ऐश्वर्यशाली बना, अब पापी के साथ उसका ह्रास हो रहा है। चक्की थी समुद्र में काम करने वाले एक मल्लाह की पत्नी और पापी थी एक जाल वाले की पत्नी। नावें बेमरम्मत ऊपर पड़ी रहें, यह पापी के लिए असह्य हो गया। उसने औसफ को बुलाने का निश्चय किया। रात का खाना खाकर जब चंपन चिंता में डूबा बैठा था, तब पापी ने उसके पास जाकर पूछा, इस तरह बैठे रहने से कुछ ना होगा, नावों की मरम्मत होनी चाहिए ना। चंपन ने सिर उठाकर पापी की ओर देखा। वह कुछ बोला नहीं। पापी ने फिर पूछा, तब चंपन ने सिर्फ हाँ कह दिया। पापी ने आगे पूछा, तब औसफ को बुलवाओ। चंपन ने झट से उत्तर तो दे दिया, पर यह स्पष्ट था कि उसने कुछ सोच समझकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि औसफ से रुपए कर्जा लेने का मतलब है, यह उससे ज्यादा वहां किसी को नहीं मालूम था। वह जरा भी सोचता तो औसफ को बुलवाने को नहीं कहता। ऐसा भी नहीं लगता था कि नावें पड़ी पड़ी खराब होती जा रही हैं। इसके बारे में भी उसे चिंता नहीं थी। उस घर में प्रतिदिन रात का खाना खाने के बाद इसी तरह के विचार विनिमय हुआ करता था। उन दिनों मिट्टी के तेल का दिया ऐसे दृश्यों की गवाही देता था। उन दिनों तीक्ष्ण बुद्धि, कर्मठ और फुर्तीले चंपन और बचपन में ही उसकी सहधर्मिणी होकर आई हुई चक्की के जीवन संबंधी बातों के बारे में साफ साफ चर्चा हुआ करती थी। वे सब पहलुओं पर खूब गंभीरता से सोचा करते थे और दोनों बच्चियां शांति से सोती रहती थीं। आज जब पापी और चंपन के बीच बातचीत हुई, तब पंचमी भीतर सोते सोते डरावने सपने देखकर नींद में कराह रही थी। पापी ने पूछा, मैं क्या करूं? चंपन चुप था। पापी ने आगे कहा, मैं एक भार स्वरूप हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता था। मैं क्या करूं? मर्द जो कमाकर देता है, मैंने उसी से गुजारा करना सीखा है। चंपन चुपचाप सुनता रहा। पापी रो पड़ी, मैं कितने लोगों के विनाश का कारण बनी। मेरे यहाँ आते ही तुम्हें भी घाटा होने लगा। चंपन का मुंह खुला। तब अब क्या किया जाए? कुछ भी करो। गंगादत्त अपने लिए 500 रुपए का जोर मार रहा था। पापी ने उसे जन्म दिया था। उसकी मांग की पूर्ति करना वह आवश्यक समझती थी, लेकिन वह कैसे कर सकेगी? गंगादत्त को यह जानना आवश्यक नहीं मालूम पड़ता था। उसका ख्याल था कि रुपया देना चंपन का कर्तव्य है, क्योंकि पापी को उसने खरीदा है। माँ ने अपने को दूसरे के हाथ बेच दिया है। उसमें कंडन कोरन का खून था। पापी को कभी कभी लगता था कि गंगादत्त के भीतर से कंडन कोरन ही बोल रहा है। पापी ने आदमी को भेजकर औसफ को बुलवाया। उसने औसफ को अपनी आवश्यकताएं बतलाईं। औसफ ने रुपया देना मंजूर कर लिया। इसके लिए दोनों नावों को बंधक रखने को कहा और यह भी कहा कि निश्चित समय पर रुपया नहीं लौटाया गया तो दोनों नावें और जाल उसके हो जाएंगे। चंपन ने कोई जवाब नहीं दिया। औसफ ने पूछा, क्यों चंपन, तुम क्यों नहीं बोलते? चंपन ने कहा, क्या बोलना है? किसी भी तरह हमें रुपये चाहिए।
दूसरे ही दिन औसफ करार पत्र तैयार कर लिया। उसे बिना पढ़े ही चंपन ने उस पर दस्तखत कर दिए। औसफ ने 795 रुपये गिनकर दे दिए। 5 रुपये का कुछ खर्च बतलाया। चंपन ने रुपए लेकर अपने बक्से में बंद कर दिए। इसके बाद उसका मौन भाव थोड़ा दूर हो गया। नावों की मरम्मत और समय पर लौटाने आदि के बारे में वह कुछ कुछ बोलने लगा। उसने कहा कि समय पर रुपया नहीं लौटाया जाएगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि औसफ एक हृदय शून्य आदमी है। पापी ने अपनी ओर से इसके लिए कोशिश करने की बात कही। रुपया घर में आने की बात जानकर या बिना जाने ही गंगादत्त ने माँ को रुपए के लिए तंग किया। उसने कहा कि वह वहाँ 1 मिनट भी अधिक नहीं ठहर सकता, उसे तुरंत जाने दिया जाए। पापी ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि नावें मरम्मत हो जाने पर समुद्र में जाने लगेंगी, तब किसी भी तरह वह रुपया निकालकर दे देगी। गंगादत्त ने अपना निश्चित जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं ठहर सकता। पापी को गुस्सा आया। उसने कहा, नहीं ठहर सकते तो नहीं सही, मैं क्या करूं? तब तुम्हें यह भी समझ लेना होगा कि मेरे जैसा तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। पापी दृढ़तापूर्वक कोई जवाब नहीं दे सकी। वह उसकी माँ थी, उसी ने उसको जन्म दिया था। वह अपने पति को भुलाकर चंपन के साथ चली आई थी। उसने निस्सहाय भाव से कहा, इस आदमी से कैसे मांगू बेटा? किसी भी तरह तुम मुझे छुट्टी दे दो। वह मानने वाला नहीं था। उसका यही मतलब न था कि उसे विदा करके माँ सिर्फ चंपन की होकर रहे। पापी ने कहा, बेटा, तेरे भविष्य के बारे में भी सोचकर मैं यहाँ आई थी, तब भी अब मुझे विदा दे दो। यह झंझट चंपन के सामने रखने की हिम्मत पापी की नहीं हुई। झंझट बढ़ता ही गया। पापी को जरा भी शांति नहीं रही। चंपन के बारे में उसे डर था कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया। एक ओर यह चिंता, दूसरी ओर गंगादत्त का हठ। उसे लगा कि यह दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, तब तो सिर्फ जीवन निर्वाह का ही प्रश्न सामने रहता। उसने नहीं सोचा था कि शादी करने से वह ऐसी उलझनों में फंस जाएगी। शादी न की होती तो शायद गंगादत्त इस तरह हट भी ना करता और चंपन की तकलीफ भी ना देखनी पड़ती। यह नया जीवन शुरू करना ही एक भारी गलती थी। एक साधारण मल्लाहिन रहती तो आज सिर पर बोझा उठाकर मछली बेचती और गुजारा करती। 2 नाव के मालिक जैसे एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के साथ जीवन गुजारने की बात सोची थी। अब क्या होगा? उस तीक्ष्ण द्वंद्व में माँ के हृदय ने ही विजय पाई। उसी का विजय पाना स्वाभाविक भी था। वह भूखी रहने को तैयार थी, भीख भी मांग सकती थी। आखिर यही नतीजा तो हो सकता था। यह सब भोगने के लिए वह तैयार थी। उस घर से उसका क्या संबंध था? सोचा जाए तो कुछ नहीं। चंपन का सब कुछ नष्ट हो जाए तो आखिर उसे भी भूखी रहनी ही पड़ेगी। कुछ रुपयों के साथ गंगादत्त चला जाए और अपने काम में उन्नति कर ले तो माँ का भी जीवन बन जाएगा, और माँ का जीवन बन जाए तो चंपन का भी बन जाएगा। इस तरह माँ की ममता की जीत हुई। एक दिन चंपन जब कहीं बाहर गया हुआ था, तब अवसर पाकर पापी ने उसका बक्सा खोला। उस समय पंचमी वहां नहीं थी। औसफ से लेकर जो रुपए रखे थे उसमें से 100-100 के 2 नोट निकालकर उसने बक्सा बंद कर दिया। उस रात को पंचमी ने माँ बेटे को घर के पश्चिम की तरफ खड़े खड़े आपस में गुप्त बातें करते देखा। उसने नारियल के पेड़ की आड़ में खड़ी होकर सुनने की कोशिश की। बात कुछ कुछ उसकी समझ में आ गई। अभी 2 ही 100 से काम चलाने के लिए माँ ने कहा था और बाकी का इंतजाम पीछे करने की बात कही थी। माँ का आशीर्वाद लेकर बेटा चला गया। माँ बेटे को देखती रही। उसकी आंखें भर आईं। आंख पोंछकर वह घर में चली आई। पंचमी को एक अच्छा हथियार मिल गया। उसका उपयोग करने का उसने निश्चय किया। छोटी माँ ने बेटे को रुपए दिए हैं। उसे मालूम नहीं था कि वह बप्पा के बक्से से निकाले गए थे। फिर भी उसे यह तो निश्चय था कि छोटी माँ ने बप्पा को जरूर धोखा दिया है। रुपए के लिए परेशान होकर जब बप्पा ने नाव जाल बंधक रख दिया, तब इनके पास कुछ रुपया हो गया। अब उसे ही छिपाकर उन्होंने बेटे को दिया है। ऐसा ही पंचमी ने सोचा। यह भेद उसने बप्पा से कहने का निश्चय किया। दूसरे दिन जब चंपन समुद्र तट की ओर चला, तब पंचमी भी उसके साथ हो चली। थोड़ी देर बाद चंपन पागल की तरह लौट आया। उसने बक्सा खोलकर देखा, बक्से में 500 रुपये ही थे। उसके बाद उसका एक गर्जन ही सुनाई पड़ा, अरे इस बक्से से रुपए निकाले हैं तूने? चंपन गरज पड़ा, मेरे घर से निकल जाओ। पापी ने कबूल किया। पापी बिना कुछ कहे ही बाहर जाने लगी। पंचमी को यह अच्छा लगा। चंपन फिर चिल्लाया, चली जा यहाँ से।
पापी समुद्र तट की ओर जाने लगी। चंपन ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अब इस घर में पैर नहीं रखने दूंगा। पापी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वह तट पर अकेली इधर उधर घूमती देखी गई। चंपन को फिर एक जोश आया, जो कुछ समय से खो सा गया था। लगता था कि वह पहले का जोश अब नहीं रहा। चंपन ने पापी को मार भगाया है, यह खबर सारे समुद्र तट पर फैल गई और वह लोगों के बीच बातचीत का विषय बन गई। पापी एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसे और कोई जगह नहीं थी जहां जाती। चंपन का दिल नहीं पिघला। लोगों ने इस बात को इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं समझा। एक स्त्री अनाथ होकर समुद्र तट पर घूमती रहे, यह कहाँ तक ठीक था। कुछ लोग मिलकर घटवार के पास गए। पुन्नानी घाट के घटवार के परिवार की एक स्त्री कंडनकोरन की पत्नी चंपन के साथ चली आई। यह बात घटवार को पसंद नहीं थी। उसे लगा कि यह सब घटवारों के लिए लज्जाजनक बात है। ऐसी स्थिति में घटवार ने जवाब दिया कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके निकलने वाली के बारे में वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। घटवार बहुत नाराज था, लेकिन बूढ़े लोगों ने बात नहीं छोड़ी। शाम के समय आश्रय के अभाव में एक औरत तट पर इस तरह घूमती रहे, यह कैसे ठीक कहा जा सकता था। घटवार ने कहा, जरूरी हो तो दोनों में से किसी को मारकर समुद्र में फेंक दो। अच्छन ने विनीत भाव से कहा, हे मालिक, यह कैसे ठीक होगा। तब मैं क्या करूं? आप चंपन को बुलवाकर कहिए, मुझसे यह नहीं होगा। उससे मैं क्या कहूँगा? तब फिर हम लोग क्या करें? इस पर आपके सिवाय दूसरा कौन विचार कर सकता है? घाट के मल्लाहों के इस प्रश्न के सामने घटवार को झुकना पड़ा। कुछ किए बिना काम नहीं चलता। आखिर उसने एक घटवार के परिवार में ही जन्म लिया था ना। घटवार ने कहा, अपनी मर्यादा छोड़ने का ही यह फल होता है। वह यदि एक घटवार के घर में रहती तो क्या ऐसी स्थिति होती? सबने घटवार की बात से सहमति प्रकट की। घर में जो माँ की जगह लेने आई थी वह निकल गई। मानो घर की जो नौकरानी थी वह चली गई। पंचमी अपने बाप को छोड़ती ही नहीं थी। उसे एक काम करना था, उसके लिए वह मौका देख रही थी। पंचमी का काम? घर में कोई नहीं था, इसलिए दिदिया को बुला लाना था। यह हो जाए तो उसका घर पहले जैसा बन सकता है। माँ नहीं होगी, यही एक कमी रहेगी। लेकिन पंचमी को उपयुक्त मौका नहीं मिल रहा था। चंपन एक मिनट शांत नहीं बैठता था, हमेशा गंभीर बना रहता था। आदमी ही बदल गया है ऐसा दिखता था। वह फिर से पहले का चंपन बनने का विचार में था। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता था। पापी सारी तबाही का कारण थी। उसके नाते ही घर में घटती होने लगी। उसने उससे शादी करने का निश्चय किया, उसी का उसे दुख था। वह कहता, मुझे मालूम नहीं कैसे मेरी मति भ्रष्ट हो गई। उसका रंग, डील डौल और बाल आदि देखकर ही मैं मति भ्रष्ट हो गया। करतम्मा के बारे में भी वह बोला करता कि वह एक मुसलमान के साथ घूमती रही और जब एक मल्लाह आया तब सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चली गई। अब वह करतम्मा को अपनी बेटी नहीं समझता। वह सोचता ही नहीं कि उसकी कभी ऐसी एक बेटी थी। कभी कभी वह पंचमी से पूछता, तू क्या करने जा रही है री? उस पर भी चंपन का विश्वास नहीं था। उसने एक नया जीवन शुरू करने का निश्चय किया। बीच में जो घटना हुई उसे उसने अपनी मूर्खता का फल समझा। नल्लम्मा ने पापी को बुलाकर अपने यहाँ रखा। पंचमी को इससे दुख हुआ, और कोई ऐसा करती तो पंचमी को उतना दुख नहीं होता। माँ ने उसे मौसी के हाथ सौंपा था। अब मौसी क्यों ऐसा कर रही है? चंपन को भी इससे गुस्सा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अच्छन को हमेशा इससे ईर्ष्या रही है और अब उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। पंचमी को लगा कि कोई समझौता हो जाएगा। उसके पहले ही उसने अपनी दीदिया को बुलवा लेना चाहा। देखते देखते आखिर मौका पाकर उसने कहा, बप्पा, दीदिया को बुलवा ले तो क्या बुरा होगा। दीदिया अच्छी है, लोग जो कहते हैं सब झूठ है। चंपन क्रोधित हो गया और उसने पूछा, किसको बुलवाने की बात कहती है री? पंचमी डर गई। उस मुसलमान की झोपड़ी टूट गई है, फिर भी वह नहीं जमा हुआ है। अरे, उस नालायक के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। पंचमी चुप रही। चंपन ने पूछा, तू भी क्या वही पाठ सीखने का विचार रखती है? तब तो तू भी अभी से चली जा। चंपन का गुस्सा बढ़ता ही गया। अपने को भूलकर वह गरज पड़ा, जा री, चली जा। ऐसा लगा कि वह पंचमी को मार भगाएगा। इसके बाद चंपन ने पापी के घर में बुलाना छोड़ दिया। करतमा और पंचमी के बारे में ही बोलता रहा। पंचमी भी करतमा की तरह ही निकलेगी। पापी के बारे में विचार करने के लिए घटवार आ गया।
उसने घाट के मुख्य मुख्य मल्लाहों को और चेम्पन तथा पापी को बुलवाया। वह उस तट की एक बड़ी घटना थी। बहुत लोग जमा हो गए। कोई समझौता ना हो जाए, इसके लिए हृदय से सिर्फ एक ने ही प्रार्थना की, वह थी पंचमी। पंचमी ने माँ का और समुद्र माता का नाम लेकर प्रार्थना की कि कोई समझौता ना होवे। घटवार को अनेक शिकायतें थी। दूसरी शादी की तो घटवार को खबर ही नहीं दी गई। इसका चेम्पन क्या जवाब देता? यह एक भारी गलती थी। घटवार को तंबाकू देकर शादी के लिए अनुमति लेनी चाहिए थी। ऐसा चेम्पन ने नहीं किया था। चेम्पन इस सवाल का कोई जवाब देगा, यह सुनने के लिए सब उत्सुक खड़े थे। अच्छन आदि कुछ लोग इससे सीधे संबंधित थे, उन्हें भी जवाब देना था। कुछ लोग धीरे से सामने की पंक्ति से पीछे चले गए। घटवार ने अधिकार के स्वर में कहा, क्या कहते हो चेम्पन? चेम्पन तनकर सीधा खड़ा था। लगता था कि वह और भी ऊंचा तथा मोटा हो गया है। उसे कुछ परवाह नहीं है ऐसा नहीं मालूम होता था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह के गौरव का भाव था। इस रूप में चेम्पन को किसी ने कभी नहीं देखा था। घटवार ने अपना सवाल दोहराया। चेम्पन का उत्तर एकाएक गूंज उठा, मैंने शादी नहीं की। इस अप्रत्याशित जवाब से सब चकित हो गए। घटवार भी सांस रोककर बैठ गया। तनातनी का क्षण बीत जाने पर घटवार ने सवाल किया, तब यह औरत यहाँ कैसे आई? मैंने काम करने के लिए एक नौकरानी के रूप में इसे रखा था, इसमें क्या गलती है? घटवार हार गया। उसका पहला आरोप निराधार होकर गिर गया। आगे आने वाले आरोप भी ऐसे ही गिर जाएंगे। घटवार ने मर्यादा को भंग करने वाली पापी को बुलाकर उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। तब उसने पूछा, यह क्या सच है रे? सबने सोचा कि वह चेम्पन का कहना झूठ साबित करेगी। चेम्पन के भाव में अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे उसकी परवाह नहीं थी कि पापी उसका कहना झूठ बताएगी या क्या करेगी। उसके भाव से यह लगता था कि वह सबकी अवहेलना करने को तैयार है और किसी भी बात में वह नहीं झुकेगा। घटवार ने पापी से अपना सवाल दोहराया। उसका जवाब आया, हाँ। सुनकर सब लोग स्तंभित हो गए। घटवार ने पूछा, चेम्पन ने तुझसे शादी नहीं की? नहीं। तुम चेम्पन के यहाँ नौकरानी थी? हाँ। न्यायपाल घटवार थोड़ी देर मौन होकर बैठा रहा। चेम्पन को भी उम्मीद नहीं थी कि पापी का ऐसा जवाब होगा। अपनी ही भलाई के द्वार बंद करने वाली, अपने कुल को बदनाम करने वाली पापी की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखकर घटवार ने कहा, तेरी ऐसी गति होनी ही चाहिए, नहीं तो एक अच्छे पुरुष के साथ रहकर। घटवार ने वाक्य पूरा नहीं किया। उसने सोचा कि चेम्पन को इस तरह जीतने नहीं देना चाहिए। उसने चेम्पन से पूछा, नौकरानी ही सही, एक औरत को बिना कारण इस तरह बाहर निकाल देना चाहिए रे? उसका भी तुरंत जवाब आया, उसने चोरी की है। घटवार के पास अब कोई तर्क नहीं रहा। बात ने ऐसा ही रुख पकड़ा, लेकिन वास्तव में बात ऐसी थी ही नहीं, यह सबको मालूम था। चेम्पन विधिपूर्वक कपड़ा देकर पापी को अपने घर लाया था। घटवार ने एक दूसरा तरीका निकाला। चेम्पन को उसने धमकाया, अजी तुम बहुत बढ़ गए हो, यह आज की बात नहीं है, तुम हमेशा से ऐसा ही करते आए हो। इसका क्या नतीजा होगा मालूम है तुम्हें? होंठ जरा टेढ़ा करके व्यंग्य के स्वर में चेम्पन ने पूछा, क्या मालूम करना है और क्या मालूम कराइएगा? चेम्पन के लिए सामने समुद्र है और ऊपर आसमान। उसने आगे कहा, कुछ भी नहीं मालूम करना है, सब खत्म हो गया। मैं किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मालिक बुरा न मानिए, मैं आगे किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? जेब में कुछ होगा तभी ना रास्ते में डर लगेगा। घटवार ने डराया, घाट वालों के साथ तुम मत खेलो। घटवार का वाक्य खत्म होने के पहले ही चेम्पन कांपते हुए शरीर से बोला, इज्जत बचानी है तो चुप रहिए। घटवार के सामने आज तक किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था, वह भी घटवार के लोगों के सामने। इसका मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति का अपमान नहीं, पूरे घाट का अपमान था। चेम्पन क्या सोचता है? क्या उसकी मति मारी गई? क्या उसे कल की चिंता नहीं है? किसी की समझ में कुछ नहीं आया। इसके बाद चेम्पन एक शब्द भी बोले बिना वहां से चला गया। घटवार अपमानित हुआ। घाट वाले सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पापी भी चेम्पन के पीछे पीछे चली गई। पंचमी की अभिलाषा व्यर्थ हो गई। पापी को उसने चेम्पन के पीछे जाते देखा। चेम्पन ने पापी को मना नहीं किया। यहीं पर 18वां अध्याय समाप्त होता है।
आगे के वीडियो के लिए, अंतिम 2 अध्याय के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए लक्ष्मी प्रियाज वर्ल्ड में। यदि पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।